बच्चों कल मैंने कहा था कि एकांतर कोण पढ़ाया जाएगा। आज एकांतर कोण देख लीजिए बच्चों। सबसे पहले हम फिगर पर आएंगे। बच्चों परिभाषा में लिखता रहूँगा। ये मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं, ए बी सी और डी। मान लीजिए ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। एक ये तिर्यक रेखा काट रही है, मान लीजिए पी क्यू काट रही है, और ये मिल रहा है। चलिए मिलान को छोड़ देते हैं। अब लिख रहे हैं इसको, जब दो समांतर रेखाओं को ठीक है बच्चों, जैसा जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, एक तिर्यक रेखा काटती है, काटती है तो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशाओं में, तिर्यक रेखा के विपरीत दिशाओं में विपरीत दिशाओं में, ये दिशाओं लिखा है बच्चों, विपरीत दिशाओं में, दिशाओं ठीक से बना दूं? चलो ठीक से बनाता हूं। दिशाओं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशाओं में, कहने का मतलब एक अगर इधर है तो दूसरा इधर होना चाहिए, तिर्यक रेखाओं के विपरीत दिशाओं में, ठीक है, विपरीत दिशाओं में। और समांतर रेखा और समांतर रेखाओं के अंतः क्षेत्र में स्थित कोण एक दूसरे के एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब परिभाषा पूर्ण हुआ। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशाओं में और समांतर रेखाओं के अंतः क्षेत्र में स्थित कोण एक दूसरे के एकांतर कोण कहलाते हैं। मान लीजिए ये है, ये कोण का नंबरिंग कर लेते हैं बच्चों। मान लीजिए पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण और पांचवा कोण, छठवां कोण, सातवां कोण और आठवां कोण। ये है बच्चों 8 कोण बनते हैं इसमें, ठीक है। अब एकांतर कोण कौन से होंगे? एकांतर कोणों के युग्म बच्चों, एकांतर कोणों के युग्म माने बच्चों जोड़ा। युग्म माने क्या होता है बच्चों? जोड़ा। 3 और 5 ये दोनों एकांतर कोण 3 कामा कोण 5, ये एकांतर कोणों के युग्म हुए बच्चों। देख लीजिए, अब परिभाषा पर आ जाइए। तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में, एक इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ है, ठीक है। और अंतः क्षेत्र में दोनों, अगर बाहर एक को हुए, इसके बाहर ये नहीं चलेगा बच्चों, ठीक है। अंतः क्षेत्र में, ठीक है, कोण 3 कोण 5, ये पहला युग्म हुआ बच्चों। दूसरा युग्म क्या होगा? कोण 4 कोण 6, कोण 4 कामा कोण 6, ये हुए बच्चों। ये एकांतर कोण है। बस एकांतर कोण इतने ही होते हैं बच्चों। अब इस पर विशेषता क्या होती है थोड़ा सा चलिए देखते हैं। लिखेंगे यदि एकांतर कोण समान हो, यदि एकांतर कोण
समान हों, समान हों तो रेखाएं समांतर होती हैं, तो रेखाएं समांतर होती हैं। हल्के में नहीं लेंगे बच्चों, ये हमेशा आपके जीवन में काम आने वाली चीज है। अगर ये बराबर हैं तो रेखाएं समांतर हैं, अगर बराबर नहीं हैं, यदि कोण बराबर नहीं है, यदि कोण बराबर या समान, यदि कोण समान नहीं है, समान नहीं है तो रेखाएं समांतर नहीं होती हैं, तो रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। अगर ये बराबर नहीं है बच्चों तो ये रेखाएं समांतर नहीं है। यदि एकांतर कोण समान है तो रेखाएं समांतर, कोण समान नहीं है, यदि कोण समान नहीं है तो रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद एक तो हो गया है, ये याद होना जरूरी है बच्चों। ठीक है, एकांतर कोण आप लोग समझ गए, ये एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अब बताते हैं संगत कोण। संगत कोण, संगत कोण है बच्चों। चलिए देखते हैं, फिगर वही है हमारा, लिखना हमको फिर वही पड़ेगा। यदि दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, रेखा काटती है, तिर्यक रेखा काटती है। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अब थोड़ा सा अंतर है दोनों में। तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, एक ही ओर बच्चों, उसमें तिर्यक रेखा के विपरीत हमने लिखा था, लेकिन ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनते हैं। कहां? तिर्यक रेखा के एक ही ओर और एक अंतः क्षेत्र में, एक अंतः क्षेत्र में और दूसरा बाह्य क्षेत्र में, दूसरा बाह्य क्षेत्र में, क्षेत्र में बने कोण एक दूसरे के संगत कोण कहलाते हैं, एक दूसरे के संगत कोण कहलाते हैं। अब बच्चों देख लेते हैं, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, इसी तरफ, अगर इस तरफ लेते हैं तो इसी तरफ। ठीक है बच्चों, एक ही ओर और एक अंतः क्षेत्र में, एक अंतः क्षेत्र में हो तो दूसरा बाह्य क्षेत्र में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बाह्य क्षेत्र में बने कोण एक दूसरे के संगत कोण कहलाते हैं। चलिए लिखते हैं, संगत कोणों के योग में, संगत कोणों के योग में, योग माने जोड़ा। ठीक है, अब कोण दो का संगत कोण क्या होगा? कोण दो का संगत कोण 6 होगा बच्चों। ये बाहर है,
ये अंदर है, ठीक है, कोण 6। फिर बच्चों कोण 3 का कोण 7 होगा, कोण 3 का कोण 7 होगा, ठीक है। अब कोण 1 का कोण 5 होगा, ठीक है बच्चों, कोण 1 का संगत कोण कोण 5 होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसको कोष्ठक में कर दूं, ठीक है। फिर ये 5 है बच्चों। कोण 4 का कोण 8, कोण 4 का कोण 8 होगा बच्चों। इसका 4 जोड़ा होता है, ठीक है, देख लीजिए, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा, 4 जोड़ा, और एकांतर का 2 जोड़ा हुआ था, ठीक है बच्चों। अब इसमें भी वही नियम, अगर संगत कोण बराबर हैं तो रेखाएं समांतर, अगर रेखाएं समांतर हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये चीज लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत हो गई नहीं ना। ये हो गया बच्चों एकांतर कोण और संगत कोण, ये चीज लिख लेंगे आप कॉपी पर। यदि संगत कोण बराबर हैं तो रेखाएं समांतर होंगी, या रेखाएं समांतर हैं तो संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। अब एक चीज बच्चों और छूट रहा है, अभी इसको भी मिटा देता हूं। अब जो चीज मैं लिखा हूं बच्चों, वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे, क्योंकि रुका हुआ था, वीडियो बैक करके नोट कर लेंगे। बच्चों आपको मैंने प्रतिच्छेदी रेखाएं शायद लिखवा दिया है, लिखवाया है ना, बता दिया है मैंने प्रतिच्छेदी रेखाएं। बच्चों प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसे होती हैं, मान लीजिए ये ए है, बी है और सी है और डी है। 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बने, मान लीजिए ये ओ बिंदु पर काट रहा है, ओ बिंदु पर, तो इसके सम्मुख ये सम्मुख कोण कहलाते हैं बच्चों, ए ओ बी, ठीक है, सम्मुख कोण। चलिए सम्मुख कोण। अब लिखेंगे जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, काटती हैं तो दोनों रेखाओं के संगमन बिंदु लिखा हूं बच्चों, बिंदु पर बने सम्मुख कोण एक दूसरे के सम्मुख कोण कहलाते हैं, सम्मुख कोण कहलाते हैं, कोण कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। ये सम्मुख कोण होंगे, ठीक है, और सम्मुख कोण परस्पर समान होते हैं, सम्मुख कोण परस्पर समान होते हैं, समान होते हैं बच्चों, ये सम्मुख कोण समान होते हैं। अब इसमें देख लीजिए, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी बी ओ सी, अरे ए ओ बी नहीं बच्चों, ए ओ डी, ये कोण बराबर कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी, इसके ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी, ठीक बच्चों, बी ओ डी ये होता है बच्चों, समझ में आया। वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। आइए अपने चैप्टर पर। चौथे का डी है बच्चों, अभ्यास चौथे का डी। चलिए बच्चों देख लेते हैं।
एक रेखाखंड AB खींचिए, इस पर कोई बिंदु यम अंकित कीजिए। यम से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब पटरी और प्रकार द्वारा खींचिए। बच्चों एक रेखा AB खींचते हैं, A और B, ठीक है बच्चों। इस पर कोई एक बिंदु यम अंकित कीजिए, इस पर हम एक बिंदु यम लिखते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों यम को केंद्र मानकर, यम को केंद्र मानना आप लोग जानते हैं, यानी प्रकार का नोक इस पर रखेंगे। यम को केंद्र मानकर किसी चाप से एक ऐसा चाप लगाते हैं जो रेखा AB या रेखाखंड AB को x और y बिंदु पर काटता है, ठीक है। कोई चाप लेकर के ऐसे काट लेंगे जो A और B को x और y बिंदु पर काटता हो। चाप को बढ़ा लेते हैं, अब इतना ज्यादा ना बढ़ा लीजिए कि पेज के ऊपर निकल जाए, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, एक आध इंच, चाप को 1-1.5 इंच बढ़ा लीजिए, ठीक है। ऐसे खींच देंगे प्रकार को, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। x और y को केंद्र मानकर दो चाप लगाते, एक बार x को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, दूसरी बार y को केंद्र मान के चाप लगाएंगे, ठीक है बच्चों। और ये मान लीजिए दोनों चाप एक दूसरे को z बिंदु पर काटते हैं। यम z को मिलाते हुए आगे की तरफ n तक बढ़ा देते हैं, यही रेखाखंड यमन रेखाखंड AB पर लंब होगा। बस हो गया, ठीक है बच्चों, बस हो गया। समझ में आया ना? ये आपका पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा अब बच्चों ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आ रहा है आगे परिकेंद्र, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, तमाम जो आ रहा है वो बनाने में आपको बड़ी दिक्कत होगी। इसके लिए जितना भी रेखा गणित में पढ़ा रहा हूं वो जानना बहुत जरूरी होता है बच्चों। एक बार मैं एक कक्षा 9 के बच्चे से पूछा कि बेटा आपको मध्यिका पता है, मध्यिका किसे कहते हैं? बच्चे ने कहा नहीं सर। बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि बच्चा, बताया मैंने, ये बात नहीं है, बताया मैंने उस बच्चे को कि मध्यिका किसे कहते हैं, लेकिन अब 9 में पहुंच करके बच्चा मध्यिका ना जानता हो, ये एक गलानी की बात है। वो परमे कैसे सिद्ध करेगा? बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? परमे कैसे सिद्ध करेगा बच्चा? लेकिन अब उस 9th के बच्चे को मैं क्या पढ़ा दूंगा? तो मैंने बताया, सिर्फ मध्यिका पूछा था मैंने, मुझे मध्यिका बताना था, मैंने बताया उसको कि यही है बेटा मध्यिका। आप लोगों को बताया जाएगा। अभी से मैं बहुत आपको परेशान नहीं करना चाहता हूं, ये मान के चलिए जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते रहिए, आगे आ रहा है मध्यिका, वो मैं बताऊंगा बच्चों। दूसरा है, एक रेखाखंड PQ खींचिए, कोई बिंदु R लीजिए जो रेखा PQ पर ना हो। चलिए PQ, P और Q, यहां हम बिंदु R लेते हैं बच्चों। ये कह रहा बिंदु R, ठीक है, बिंदु R कह रहा जो PQ पर ना हो, ठीक है। अब बच्चों कह रहा है R से होकर PQ पर एक लंब खींचिए। यहां से PQ पर एक लंब हमको खींचना है बच्चों। याद रहे जब भी कोई बिंदु लेंगे तो रेखा के लगभग बीचों बीच लेंगे। अब बच्चों बिंदु R को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं जो रेखाखंड PQ को x और y बिंदु पर काटता हो, ठीक है, काटता है। ऐसा चाप बढ़ा के लेंगे बच्चों, बिंदु R को केंद्र यानी प्रकार का नोक यहां होगा और पेंसिल को बढ़ा लेंगे, इसको दो भागों में बांट देगा x और y पर, ठीक है। चाप को थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, चाप को थोड़ा छोटा कर लेंगे, चूंकि हो सकता है ये बहुत बड़ा हो, छोटा कर लीजिए, या उसी पर बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें उसी पर अगर बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु x को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं और उसी चाप से बिंदु y को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाते हैं, जो दोनों चाप एक दूसरे को z बिंदु पर काटते हैं, ठीक है बच्चों। R और Z को पटरी में लेते हैं, इसको
इस बिंदु को और आर को एक पटरी में लेते हैं, ठीक है बच्चों। पटरी में लेने के बाद इसको ऐसा इधर से तो डाट डाट मिलाएंगे, ठीक है बच्चों, लेकिन इधर सीधा मिला देंगे। हाथ से खींचा बच्चों, स्लिप कर गया। ये पटरी में जब मिलाएंगे इधर डाट डाट होगा बच्चों, तो मान लीजिए ये यम बिंदु हो, ठीक है बच्चों। बस यही यम आर रेखा पी के ऊपर लंब है, ठीक है। तरीका बच्चों, जो चीज मैं बता रहा हूं वो आपको करना होगा, करते जाएंगे आपका ये बनता जाएगा। जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे करते रहें। मान लीजिए नहीं बना रहे हैं, फिर से बैठ कीजिए, जैसा मैंने कहा वैसा ही कीजिए, अपने आप बन जाएगा बच्चों। वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके बना लेंगे इसको। चलिए तीसरा और आखिरी, पांच सेंटीमीटर का एक रेखाखंड यमन खींचिए। रेखाखंड यमन पर एक बिंदु P लेकर बिंदु P से रेखाखंड यमन पर एक लंब, जैसा पहला है वैसे ही तीसरा है बच्चों। तीसरा 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, इसमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सीएम नहीं लिखेंगे बच्चों, सेंटीमीटर। इसका नाम यम और यन दिया है। इसके बाद क्या कहा, एक बिंदु P लेकर यहां P ले लीजिए बच्चों, P है। फिर इसको केंद्र मानकर ऐसा चाप लगाएंगे जो x y पर काटता हो बच्चों, और x और y को बिल्कुल केंद्र मान करके ये z पर काटता हो, अभी पहले प्रश्न में मैंने बताया। और इसको मिला देंगे, मान लीजिए ये Q तक बढ़ा देते हैं। बस यही रेखाखंड PQ यमन पर लंब है, बस हो गया बच्चों, ठीक है। इस तरह से आपका चैप्टर पूरा हुआ। सबसे कठिन चैप्टर दक्षता अभ्यास 4। इस पर बच्चों जितने भी प्रश्न हैं सब पेचीदे हैं, और ये पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। ध्यान लगा करके इसको पढ़ना होगा। एक दिन में पढ़ा नहीं मिलेगा, लगभग 2 दिन लगेगा। ये पढ़ाया जाएगा बच्चों अगले वीडियो में।